ये क्या ये क्या गेम बारे बताऊंगी, इसके बारे में भी बाद में। मतलब ये हर पीसी में अवेलेबल होता है। देखो, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो लोकल स्टोरेज के बारे में पढ़ा है ना। मतलब डोम हम फिनिश कर चुके हैं लगभग। उसमें हमने लोकल स्टोरेज पढ़ा है, जिसके अंदर मैंने 5 से 6 प्रोजेक्ट्स तो दे दिए। अब उसके बाद जब भी हो जाए, मुझे कल ही चाहिए वैसे तो सारे के सारे, चाहे जिसका छूटा हो जिसका नहीं छूटा हो, सभी के कम से कम 5 से 6 प्रोजेक्ट चाहिए, क्योंकि मैं कल ही असाइनमेंट देने वाली हूँ आगे बढ़ाने के लिए उसको। और फिर ना ये लोग आप लोग गिटहब पर भी डालोगे, और मैं हर एक चाहती हूँ कि गिटहब हिस्ट्री अच्छी बन जाए, ताकि आप लोगों के इंटरव्यूज में दिक्कत ना हो आगे, मतलब प्रोजेक्ट्स अच्छे से दिखा पाओ आप। ठीक है, तो अभी से उस चीज के लिए रेडी होना स्टार्ट कर दो, ताकि आप रिएक्ट जब तक एंड करोगे ना, तब तक आपके पास कम से कम 3 से 4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हो जाएंगे जो कि आपको खुद लगेगा कि हाँ हमारे पास एक अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं सेशन स्टोरेज की ओर। आई होप सो कि सबको आवाज आ रही हो, स्क्रीन पे शेयर हो रही हो, तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। हाँ, है ना। ओके, अब सेशन स्टोरेज की बात करें। लोकल स्टोरेज क्या होता है? एक परमानेंट स्टोरेज है। आपका लोकल स्टोरेज में डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि आप खुद से जाके मैन्युअली उसको क्लियर ना करो। ठीक है, लोकल स्टोरेज में हम 5 to 10 या 8 MB तक स्टोरेज कर सकते हैं। ये हर ब्राउजर के अकॉर्डिंग अलग अलग स्टोरेज प्रोवाइड करता है हमको, बट ऑन एन एवरेज हमको इतना याद रखना है कि 5 MB इनफ होता है की और वैल्यूज को स्टोर करने के लिए। क्योंकि हम लोकल स्टोरेज का यूज कहाँ करते हैं? या तो हम एड टू कार्ट आइटम्स कर रहे हैं तो उन आइटम्स को स्टोर करवाने के लिए, या फिर यूजर आईडी स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, या फिर कोई टेम्परेरी डाटा, सॉरी टेम्परेरी कोई ऐसा डाटा है जो हम चाहते हैं कि सर्वर पर नहीं भेजेंगे, पर्टिकुलर यूजर्स के लिए है वो डेटा, तो वो भी हम वो स्टोर करवा सकते हैं। जैसे कि हमने किसी आइटम्स को लाइक किया है, लाइक किया दैट मीन्स एड टू कार्ट करते हैं, उस टाइम पे एड टू कार्ट ना करते हैं हम माई विश लिस्ट में ऐड करते हैं ना, वो आइटम्स भी हम लोकल स्टोरेज में स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 5 MB स्टोरेज इनफ होता है। फिर अगर हम बात करते हैं सेशन स्टोरेज की। अब सेशन स्टोरेज क्या चीज है? टेम्परेरी डाटा है। लोकल स्टोरेज हम टैब क्लोज कर देते ना, या पीसी भी बंद कर दोगे ना, तब भी वो डेटा स्टोर रहता है। वो सिर्फ पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए स्टोर रहता है। लेकिन अगर हम सेशन स्टोरेज की बात करें तो ये क्या होता है? एक टेम्परेरी डाटा होता है। ठीक है, ये सिर्फ तब तक ही स्टोर करके रखता है जब तक कि टैब ऑन है। जैसे ही आप टैब क्लोज करोगे उसका डेटा इरेज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, मतलब सेशन के ऊपर भी काम करता है। हम इसमें एक टाइम इंटरवल के बेस पे भी डाल सकते हैं कि ये अपना इसके ऊपर क्लियर हो जाए, और वो हम कोड के थ्रू करते हैं। ठीक है, बाकी जनरली हम जैसे लोकल स्टोरेज में जाके कंट्रोल शिफ्ट आई करके क्लियर कर रहे थे, वैसे इसको क्लियर ना भी करेंगे तो भी टैब क्लोज कर देंगे तो भी बंद हो जाएगा डेटा, मतलब हट जाएगा, इरेज हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी डेटा क्या होता है? की और वैल्यूज के पेयर में ही स्टोर होता है। जैसे जस्ट लाइक कि हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर किया था की और उसकी वैल्यू दी थी, है ना। तो मेथड्स के बारे में देखते हैं हम। इसमें हम 4 तरह की मेथड्स पढ़ने वाले हैं। लोकल है स्टोरेज डॉट दीदी। सेट आइटम, हाँ सॉरी सेशन स्टोरेज, हाँ। इसमें ना ऐसा होगा क्या, मतलब जैसे कस्टमर भी है या जो भी हमारी वेबसाइट को रन कर रहा है, उसने ना वो बंद कर दिए डायरेक्ट, उसका काम हो गया उसने बंद कर दी, तो उसका भी डाटा रिमूव हो जाएगा? हाँ, टेब टेब क्लोज करना सिंपल सा, ये टेब बोलते हैं हम इसको, हाँ, ये हाँ टेब, वही तो। ये बस मैंने कट किया तो डाटा हट जाएगा, ओके। है ना। और तो इसके लिए हम सेशन स्टोरेज यूज करते हैं, और ये भी आपको चीजें पता चलेगी आगे जाकर कि कहाँ कहाँ हमको यूज करना होगा। ठीक है, अब सपोज यहाँ पर हम कौन कौन से मेथड्स पढ़ने वाले हैं, एक बार आप इन मेथड्स के नाम पढ़ लो सभी, फिर हम नीचे चलते हैं। लिखने करने का तरीका तो ऑलमोस्ट बिल्कुल तो लोकल वही स्टोरेज है। जैसा ही है, बस इसका काम अलग है। वो परमानेंट स्टोरेज है, टेम्परेरी स्टोरेज है बस, बाकी सब काम सिमिलर ही होने वाला है इसमें। ठीक है, नाम पढ़ लिए होंगे आई थिंक, हाँ वही तो है। है ना। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल की अगर नॉर्मली अगर बात करके देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि एग्जांपल क्या है? सभी को बोल रही हूँ क्योंकि लोकल स्टोरेज जैसा ही काम है इसमें, बस टेम्परेरी डाटा स्टोरेज, बाकी लिखने का तरीका, कोड करने का तरीका एज इट इज होने वाला है। अब आपको कोड आउटपुट के पहले ही समझ में आना चाहिए, मैं आउटपुट दिखाऊं उसके पहले कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। इसमें यूजर नेम शो होगा और नेम जो भी अपन देंगे, कहाँ पर शो होगा? मतलब यूजर नेम शो होगा ना। मतलब कहाँ शो होगा ये पूछना चाह रही हूँ।
वही एप्लीकेशन, मतलब अपन लोकल स्टोरेज के अंदर जाते हैं उसके बाद। हाँ, और कोई बताना चाहेगा कुछ? देखो डरो मत, गलत बोलोगे सही बोलोगे क्या है, हमारे पास ही है जो भी है। मेरे को जैसे तो ना आइटम उसमें वैल्यू में ना, आइटम वैल्यू में यूजर नेम सही तो होगा वहाँ पे। आइटम वैल्यू के अंदर यूजर नेम शो होगा, है ना? यस मैम। ओके, योगिता आप क्या बोल रहे थे, बोलो। मेरे को ना उसमें सबसे बड़ी दिक्कत वही है कि वो और वाली चीज और उसके बाद में वो खाली चीजें क्यों छोड़ दी। वो तो ऐसा है कि अगर कोई इनपुट नहीं आया तो ब्लैंक स्ट्रिंग है। और एक उधर ब्लैंक करे। मिनट, एक मिनट, मैं फाइल क्रिएट कर देती हूँ, कोड को इधर ले आती हूँ, फिर समझाती हूँ अच्छे से। सेशन स्टोरेज किसी फोल्डर के अंदर हो गई ना गलती से। अच्छा, आप लोग अगर एक चीज देखोगे तो इसमें ऐसा क्यों दिख रहा है, कोई बता सकता है? यस मैम। मैं जैसे पूछूंगी वही बताएंगे। एक मिनट अंकित, एक मिनट अंकित, ऐसा क्यों आया है? क्या मैम? ये वाइट वाइट क्यों दिख रहा है ऐसा? मैम एरर थी शायद में भी, क्या? कोई एरर हाँ होगा। एरर तो, हाँ एरर तो होगी, बट क्यों दिख रहा है वाइट वाइट, जल्दी बताओ। देखने दो मेरे को एक सेकंड। चलो कौन बताएगा? गीतिका आप बताओ क्यों आ रहा है? मैम स्क्रिप्ट नहीं लगा इसमें। कितनी देर लग गई है? अरे मैं नीचे देख रहा था बाद में करे। ओके, नीचे कहाँ देख रहे थे मतलब? तो नीचे डॉक्यूमेंट्स लोड एलिमेंट्स नेम वैल्यू। ओके, स्क्रिप्ट टैग नहीं लगाया था ना, इस वजह से हो रहा था वो। Done. अब किसी को कोई गड़बड़ लग रही है? देखो, सबसे पहले तो हमको कोड देखना होगा कि एक्चुअल में कोड में करा क्या हमने, है ना? तभी हम समझ पाएंगे। अब यहाँ पर मैं सेशन स्टोरेज को ऑन कर लेती हूँ, वही एप्लीकेशन के अंदर जाना है, ठीक है? इनकॉग्निटो में जाके, सॉरी इनकॉग्निटो में नहीं, सॉरी इंस्पेक्ट करके एप्लीकेशन वाले सेक्शन में जाना है। एप्लीकेशन में जाने के बाद लोकल स्टोरेज भी दिखता है, उसी तरह से हमें यहाँ पे सेशन स्टोरेज दिख रहा है। सेशन स्टोरेज के यूआरएल पे क्लिक करना है आपको, ये यहाँ पर फाइल दिख रहा है, ठीक है? अब मैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ स्टोर करती हूँ सौम्या, तो पहले हम वर्किंग देख रहे हैं फिर कोड देखेंगे, है ना? सौम्या, ठीक है, आ गया वहाँ पर। अब मैंने लिखा यहाँ पर गीतिका, आगे गीतिका दिख रहा है आपको? यूजर नेम की वैल्यू यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ गीतिका, दो जगह नजर रखते चलना है आपको, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ गीतिका लिखा, गीतिका आ गया। यहाँ पे अंकित लिखा, देखो वहां पर अंकित आ गया, स्पेलिंग गलत है, ठीक है? अंकित आ गया, दिख रहा है? पहले हम सिर्फ वर्किंग देख रहे हैं, कोड में बता दूंगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या कर रही हूँ मैं? योगिता लिखा हमने जैसे, यस मैम। ठीक है, ये योगिता आ गया। अब यहाँ पर अभी स्टोर हो गया है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, टेब को क्लोज कर रही हूँ, ये टेब है, इसको बंद कर दिया मैंने अभी के लिए, ओके? अब फिर इसको वापस से कंट्रोल शिफ्ट किया, ऑन कर दिया इस टेब को। अब जाके देखते हैं, अभी टेब क्लोज हुआ है, लेकिन ये मैंने बेक करा है ना, अब इसको परमानेंटली क्लोज करते हैं अपन। ये क्लोज हो चुका है, अब हम जाके वापस से उसको लाइव करेंगे यहाँ से, ओके? अब यहाँ पर सेशन स्टोरेज में वैल्यू दिख रही है आपको? नहीं नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि हमने टेब जो था वो क्लोज कर दिया था, है ना? अब अगर मैं इसमें कोड की बात करें, अब कोड समझने की कोशिश करो कि क्या है इस कोड में। मैं चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाएं, ज्यादा चीजें नहीं है उसके अंदर कुछ।
समझ में आया सभी को क्या? देखो हम स्टार्टिंग से देखते हैं। हमने क्या करा, पहले तो HTML राइट कर दी, ठीक है, इतना तो सबको क्लियर होगा आई थिंक। फिर हमने स्क्रिप्ट के अंदर क्या करा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी में किसकी आईडी ली है, नेम वाली इनपुट फील्ड की, और हमने इसी पे एड इवेंट लिस्टनर लगाया है। और क्या इवेंट्स दिया इस बार, इवेंट क्या दिया हमने, इनपुट इवेंट, मतलब जैसे ही कोई इनपुट फील्ड पे क्लिक करेगा और जैसे इनपुट स्टार्ट किया उसने देना, वैसे ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। इतना क्लियर है सभी को, ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, इतना क्लियर है? प्लीज माइक ऑन कर लो और फटाफट रिस्पॉन्स दो तो मुझे आगे समझ में यस मैम। है ना। सभी अपना माइक ऑन कर सकते हो क्योंकि इको का कोई सिस्टम ही नहीं होगा अलग अलग जगह हो तो। अब इनपुट हमने जैसे ही दिया, ये फंक्शन कॉल हुआ। अब इस फंक्शन में हमने क्या लिखा है, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम यूजर नेम, और इसके अंदर जो भी वैल्यू आई है, मतलब कि ये दिस किसको टारगेट कर रहा है इस टाइम पे, इस आईडी को टारगेट कर रहा है ना, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा हुआ है। इस आईडी को टारगेट कर रहा है मतलब इसको टारगेट कर रहा है। और डॉट वैल्यू लिखा है मतलब कि इसके अंदर, इस इनपुट फील्ड के अंदर जो भी हम वहां पर वैल्यू टाइप कर रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर शो होने लग जाए। और वो वैल्यू शो हो रही है हमको सेशन स्टोरेज में। यहाँ पर देखो, जब हम यहाँ पर पीपी लिखा हमने पायल, ठीक है, जैसे पायल पोरवाल लिखा हमने, ओके, अरे ओके डन। अब ये पायल पोरवाल लिख दिया हमने, सेशन स्टोरेज में गए, यहाँ गए, ये रहा, ये पायल पोरवाल आ रहा है, दिख रहा है ना। अब यहाँ पर हम वापस गए, यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर नेम में दिस वैल्यू सेट की थी। ये यूजर नेम जो हमने वहां लिखा था वो यहाँ यूजर नेम दिख रहा है, ये रहा, और उसकी जो वैल्यू दी थी वही यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर फिर क्या किया, इतना क्लियर है सभी को ये जो हमने किया है? पायल दीदी, ये यूजर नेम कहाँ से आया, मेरे को ये चीजें समझ नहीं आ ये यूजर नेम, हाँ ये तो ये स्ट्रिंग है ना। आप सबसे पहले ये देखो कि ये क्या है, ये इतना लिखा हुआ है क्या? ये स्ट्रिंग है, पर मतलब ये आ कहाँ से रहा है, हम लोग जैसे कहीं से नहीं आ रहा है। या यूजर नेम की जगह में सिर्फ नेम भी लिख सकती हूँ, योर नेम, ये तो स्ट्रिंग है योगिता, मतलब टेक्स्ट है, कुछ भी लिख सकते हैं हम। टेक्स्ट की है जो कि हम जनरेट कर रहे हैं, इस की का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि लोकल स्टोरेज में दे रहे थे हम, उसमें भी तो हम ऐसे ही कर रहे थे, की का नाम दे रहे थे और फिर वैल्यू दे रहे थे। हाँ 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 की और वैल्यू है तो की है, ये तो कुछ भी दे सकते हैं हम, जैसे वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं उसी तरह से। अब जैसे यहाँ पर यूजर नेम ही है, क्यों है, क्योंकि ये पहले स्टोर हो चुकी है। अब मैं इसको रिफ्रेश करके फिर इसमें कुछ नया नेम स्टोर करते हैं। अभी देखो मैं रिफ्रेश भी कर रही हूँ ना, तो ये पायल पर हट रहा है क्या, देखो नहीं हट रहा है ना, नहीं क्योंकि टैब ऑन है। जब तक ये टैब ऑन है ये स्टोर हो चुका है, जैसे ही टैब क्लोज होगा वैसे ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखो अब मैंने यहाँ पर कुछ भी एंटर किया है तो ये एक नई की क्रिएट हो गई जिसका नाम है योर नेम। क्यों, क्योंकि पहले वाली की का नाम यूजर नेम था और इसमें पायल पोरवाल स्टोर है। अभी मैंने कोड में जाके की का नाम चेंज कर दिया, योर नेम लिख दिया है, इसलिए नई की बन गई योर नेम, और उसके अंदर जो भी यहाँ की वैल्यू थी वो सब आ रही है, दिख रहा है। अब मैं अगर इसका नाम फिर से इसका नाम यूजर नेम कर देती हूँ। अच्छा इस केस में क्या होगा, कोई समझ पा रहे हैं कि अब मैं एंट्री करूंगी तो क्या जाएगा, आया समझ में? अभी ऊपर वाली लाइन में स्टोर हो रहा है ना जो मैं टाइप करी, क्योंकि यूजर नेम कर दिया मैंने फिर से कोड में, हाँ है ना। तो अब मैं पेज रिफ्रेश करूंगी, कुछ भी करूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, यहाँ से कुछ भी हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा, क्योंकि टैब चालू है, जैसे मैंने टैब क्लोज किया ये सब हट गया। तो सिंपल सा है, इतना समझ लो, आप लोगों को कोड करते करते चीजें समझ में आ जाएगी कि जो सेशन स्टोरेज रहता है वो सिर्फ टेब के अकॉर्डिंग ही डेटा स्टोर करता है, टेम्पररी डाटा। जितनी देर चाहे 24 घंटे टेब ऑन है तो 24 घंटे टेब में स्टोर रहेगा डाटा। बट कंडीशन इज दिस कि अगर आपने जैसे ही टेब क्लोज किया वैसे ही वो डेटा इरेज हो जाएगा। लेकिन लोकल स्टोरेज के केस में ऐसा होता है कि आप 15 दिन रखो, 20 दिन रखो, महीने रखो, 2 महीने, कोई इरेज नहीं होता डेटा जब तक कि आप खुद जाके मैन्युअली इरेज ना करो। लोकल स्टोरेज के केस में ये सिस्टम होता है। सेशन स्टोरेज टेम्पररी डाटा स्टोर करता है, ठीक है। बाकी मेथड लगाने का काम, मेथड में आइटम्स स्टोर करवाने का काम बिल्कुल सिमिलर है। इसमें डेटा हमेशा की और वैल्यू के पेयर्स में स्टोर होता है, चाहे वो सेशन स्टोरेज हो चाहे लोकल स्टोरेज हो, ठीक है। आया समझ में? तो मैम अपन सेशन स्टोरेज यूज ही क्यों कर रहे हैं, मतलब अपन को टेम्पररी तो अपन डाटा को स्टोर करेंगे नहीं। करवा सकते हैं ना, क्यों नहीं करवा सकते। देखो यूज केसेस में आपको प्रोजेक्ट दूंगी तो समझ में आ जाएगा। पहली बात ये कि कॉन्सेप्ट समझ में आया, यस मैम। है ना। ऐसा नहीं है कि कोई चीजें बनाई है तो यूज में नहीं आती, वो कंडीशन के ऊपर होता है कि कंडीशन के बेस पे यूज में आती है, बस ऐसा है। सपोज आप कोई टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है,
एग्जाम्पल लेते हैं, कोई टेस्ट दे रहे हो, आपने मल्टी स्टेप फॉर्म्स का नाम सुना है? मल्टी स्टेप फॉर्म मतलब ये कि आपने जैसे कि टेस्ट, ठीक है टेस्ट छोड़ो या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें हम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भी क्या होता है, कई बार किसी वेबसाइट्स में हम जब गवर्नमेंट से एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या होता है, मल्टी स्टेप फॉर्म्स होते हैं। मल्टी स्टेप फॉर्म्स मतलब कि 10 फील्ड एक बार पेज में आ गए, फिर हमने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो फिर 10 फील्ड शो होगी, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया तो फिर 10 फील्ड शो होगी। हाँ, इंस्टाग्राम का लॉगिन फॉर्म भी सही है, गीतिका का मैसेज आया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके हमको 3 से 4 बार अलग अलग हो सकता है फॉर्म की फील्ड्स को फिल करना पड़े। उस टाइम पे हम डेटा, ऐसा नहीं होता है कि 10 डेटा फिल कर दिया और फिर हमने डेटा वहाँ भेज दिया, क्या बोलते हैं डेटाबेस में, ऐसा नहीं होता है। पूरे फॉर्म का डेटा हम एक साथ ही डेटाबेस में भेजते हैं। उस चीज के लिए टेम्परेरी हम उस टेब में डेटा स्टोर करवा लेते हैं, सेशन में स्टोर करवा लेते हैं। जैसे कि सपोज मान लिया आपको टोटल रजिस्ट्रेशन में 50 फील्ड फिल करवानी है, ठीक है, और आप 50 फील्ड अगर एक ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सीधे सीधे रखोगे तो यूजर फिल करता करता ही बोर हो जाएगा। पहली बात तो ये, इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूजर को अच्छा दिखे यूआई, उसके लिए हम क्या करते हैं, 10-10 फील्ड को डिवाइड कर देते हैं पर पेज। एक पेज में 10 फील्ड, फिर एक पेज में 10 फील्ड, फिर एक पेज में 10 फील्ड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली ये होता है जब गवर्नमेंट एग्जाम की फॉर्म फिल्स करते हैं ना, उसमें होता है बहुत सारी फील्ड्स फिल करना होती है। तो उसमें हमने क्या किया, 10 फील्ड्स फिल कर दी और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही हमने फंक्शन कॉल करवा दिया कि डेटा जो है सेशन स्टोरेज में स्टोर हो जाए, ठीक है। वो 10 फील्ड स्टोर हो गई, फिर हमने 10 फील्ड कर दी, फिर वो स्टोर हो गई। इस तरह से करते करते हम 50 फील्ड सेशन स्टोरेज में स्टोर करवा लिया और फिर लास्ट में सबमिट बटन आता है, उस पर क्लिक करते ही हमने ऐसा फंक्शन कॉल करवाया जिससे डेटा जो है डेटाबेस में चले जाए, सारा सेशन स्टोरेज से गेट करेगा डेटा और सारा का सारा डेटा चले जाएगा डेटाबेस में। आया समझ में? एक सिनारियो बता रही थी Yes, कि कहाँ ma'am. यूज हो सकता है, सभी को आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, यस, गीतिका का आ गया है और अंकित का आ गया है, सौम्या और हाँ मैम हाँ आया ना, ठीक है। तो इस तरह से चीजें होती है जो कि हम टेम्परेरी भी स्टोर करते हैं। जैसे कि ये एग्जांपल भी लिए तो मल्टी स्टेप फॉर्म में वही चीज है कि स्टेप 2 स्टोर करवा दिया सेट आइटम और बाद में फिर हमने गेट करके बता दिया कि करंट स्टेट ऐसी है। ये एक एग्जांपल है कि इस तरह से यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही यूज कर सकते हैं। और हाँ, फिल्टर्ड डेटा अगर बात करें, किसी में अपन क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन लगाते हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि परमानेंटली फिल्ट्रेशन वही होता है, फिल्टर्स भी हम स्टोर करवा सकते हैं उसमें सेशन में, कि जब तक टेब ऑन है हमने किसी सपोज अगर हम बात करें अमेजन की वेबसाइट पे जाते हैं और वहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट लिस्टेड होते हैं, हम फिल्टर लगाते हैं कि फ्रेश आइटम चाहिए या फिर इस डेट से इस डेट तक का ही डेटा चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम फिल्टर्स लगाते हैं और हम चाहते हैं कि वो फिल्टर कब तक लगे, सिर्फ जब तक कि टेब ऑन हो, और जब जैसे टेब पर्सन को क्लोज करे उसका जो फिल्टर लगा हुआ था, है ना, वो हट जाए। उस टाइम पे भी हम सेशन स्टोरेज यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट जगह अलग अलग सिस्टम की तरह यूज करते हैं। अब बाकी के एग्जांपल्स आप इनको देखना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए ना मैं प्रोजेक्ट दे दूंगी आफ्टर क्लास कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको मिल जाएगा। चलो एक प्रोजेक्ट्स होगा तो मैं बना दूंगी, क्योंकि क्या हुआ था पता है, जैसे कि मुझे टाइम मिल गया था तो सेशन लोकल स्टोरेज के बेस पे पहले इस तरह से ही नोट्स थे, लेकिन मैंने क्या करा था, क्लास के पहले टाइम मिल गया था मुझे तो मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना के उसमें डाल दिए थे। उसी तरह से मैं सेशन स्टोरेज के भी 4 से 5 प्रोजेक्ट्स इसमें डाल दूंगी, तो आपको मिल जाएंगे। ओके, पायल दीदी, पर आप प्रोजेक्ट दे देते हो ना तो उसमें समझ में इतना नहीं आता जितना आप खुद करके बताते हो। प्रोजेक्ट्स में इसलिए देती हूँ योगिता कि आपको रियल के सिनारियो समझ में आए। अगर आप किसी भी टीचर दूसरे टीचर की क्लास में बैठोगे या फिर कहीं पे बैठोगे ना, तो एक एक टॉपिक को इतना लंबा नहीं खींचा जाता है कि लोकल स्टोरेज को मैं पूरा एक दिन दे दूँ, सेशन स्टोरेज को पूरा एक दिन दे दूँ। ऐसे अगर जावास्क्रिप्ट पढ़ाई जाए ना योगिता, तो जावास्क्रिप्ट में इतने टॉपिक्स है कि अपन को साल भर हो जाएंगे। हाँ ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये चीजें बड़ी है, पता है इस चीज ये बड़ी इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने आपको प्रोजेक्ट ज्यादा दे दिए, और मैंने प्रोजेक्ट इसलिए दिए हैं क्योंकि पिछले क्लास में मैंने ये चीज देखी है कि अगर मैं टॉपिक्स को ज्यादा ब्रॉड ना करूँ ना, तो बच्चे उसको ऐसे स्किप करके चल जाते हैं जैसे कोई काम का ही नहीं हो। इसीलिए मैं प्रोजेक्ट इतने दे रही हूँ कि आप बार बार फोकस करोगे इन चीजों को पढ़ोगे। बाकी रही बात सेशन स्टोरेज की, तो एक प्रोजेक्ट मैं बना के दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को मैं दे दूंगी, तो आप लोग चला के देख लेना, चलेगा? हाँ ठीक है ना? क्योंकि काम वही है सेम, जैसे लोकल स्टोरेज पे काम हो रहा है वैसे ही, सॉरी हाँ, जैसे लोकल स्टोरेज पे काम हो रहा है वैसे ही सेशन स्टोरेज में भी काम होगा। हम लोग इसको देख लेते हैं 1 मिनट। कोई प्रोजेक्ट इसमें से उठाते हैं, उसको सेशन स्टोरेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये तो मिनी प्रोजेक्ट्स हैं। इसी को सेशन स्टोरेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आपको एक रियल के सिनारियो भी पता चल जाएगा। पूरा एक ही फाइल है ना। ऐसे फाइल का नाम मैंने इसलिए ऐसा दे दिया है ताकि आपको मिल जाए जल्दी से। ऐसा जरूरी नहीं कि इस तरह की फाइल का नाम दिया जाए। सेशन स्टोरेज अब तो आ जाएगा ना फाइल का नाम से ही समझ में कि क्या चीज है। ठीक है, अब इसको अपन कन्वर्ट करते हैं सेशन स्टोरेज के प्रोजेक्ट में। अभी तो ये लोकल स्टोरेज का प्रोजेक्ट है, इसमें अगर आप अभी देखोगे तो इसको अपन सेशन स्टोरेज में कन्वर्ट करते हैं। तो इसे डायरेक्टली कर लेती हूँ, तो टाइम बचेगा, क्योंकि आज मुझे कुकीज भी पढ़ाना है आप लोगों को। डायरेक्टली यहाँ से करते हैं। मैम हाँ, आपकी बैकग्राउंड में से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है। बहुत ज्यादा आवाज आ रही है साहब। अभी 2 मिनट के लिए आपको मेरे से भी मेरी आवाज तो सुनना नहीं है। मैं टाइप करती हूँ एक्चुअली वो एक गाड़ी आ रही है जो चली जाएगी तो फिर आवाज नहीं आएगी। इसके पहले तो नहीं आ रही थी ना? नो मैम। नहीं। थोड़ी देर में वो चली जाएगी। गौशाला से आती ना, वो है वो। देखो, मैं चाहूँ तो मैन्युअली कंट्रोल F करूंगी और लोकल स्टोरेज को सेशन स्टोरेज से रिप्लेस कर सकती हूँ। बट बिकॉज ऑफ कि आपको समझ में आए कि कौन कौन से लाइन पे मैंने चेंज किया है, इसलिए मैं यहाँ पर एक एक टाइप कर रही हूँ। वरना मेरे पास एक ऑप्शन है, कंट्रोल F किया, सब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएंगे और डायरेक्टली रिप्लेस हो जाएंगे। बट फिर वो तो वही काम हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा आपको डायरेक्ट। अभी मैंने 2 जगह ही चेंज किया है, जिसमें गेट आइटम और सेट आइटम कर रहे हैं हम। इसके अलावा यहाँ पर डिस्प्ले आइटम, फंक्शन के नाम भी पढ़ रहे हो ना आप लोग, इसीलिए मैं एक एक कन्वर्ट कर रही हूँ, ताकि आप फंक्शन में देखो कि कहाँ कहाँ कन्वर्ट किया है मैंने, इसको चेंज किया है। फंक्शन के नाम पढ़े सभी ने? ओके, डन। अब इस प्रोजेक्ट में क्या समझ में आ रहा होगा कि क्या होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर? देखो, ये सेशन स्टोरेज मैंने सर्च किया, मैंने 8 टाइम्स सेशन स्टोरेज को चेंज किया है। अब 1 बाय 1 यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, देख पाओगे। पहले अपन ने चेंज किया एड नोट वाले फंक्शन में, ये एड नोट नाम का फंक्शन है, यहाँ पर मैंने सेशन स्टोरेज लगाया। दूसरी बार में, पहली बार में गेट किया, दूसरी बार में सेट किया। फिर हमने डिस्प्ले नोट्स पे लगाया है, उसके बाद फिर डिलीट नोट पे लगाया है, और एक एडिट नोट पर। एडिट नोट के अलावा फिर क्लियर रोल पे लगाया है। इस तरह के 4-5 फंक्शन है जिसपे हमने लगाया है। इसको हम रन करके देखते हैं प्रोजेक्ट को। देखो, पहले तो प्रोजेक्ट की फंक्शनलिटी समझो, उसके बाद हम देख लेंगे कि क्या कोड है। ठीक है, हम आपको बता देंगे। वी आर लर्निंग। ओके, मैं आपको सेशन स्टोरेज के साथ साथ में दिखाती जाती हूँ। ये वाला है URL। ठीक है, अभी आपको देखना है कि यहाँ
यहाँ देखना होगा कि यहाँ की वैल्यू कब एड होती है, ठीक है। अभी फंक्शनलिटी समझो। वी आर लर्निंग सेशन स्टोरेज एंड ऑल्सो वी आर मेकिंग नोट्स एंड प्रोजेक्ट बाय यूजिंग डॉम एंड सो ऑन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। ये मैंने ऐड नोट बटन पे जैसे क्लिक किया, यहाँ पे नोट्स बन गया, दिख रहा है नोट्स नाम की की, सभी को दिख रही है ना नोट्स नाम की की। हाँ। और यहाँ पे वैल्यू है, और ये वैल्यू कौन सी जो मैंने यहाँ टाइप की थी, वी आर लर्निंग करके जो मैंने टाइप किया था वो ही चीज है यहाँ पर जो और कि स्टोर। वो अरे की चीज अब मेरे को समझ में आ रही है कि यहाँ अरे के फॉर्मेट में आया है ये। हाँ, ये जो हाँ ब्रैकेट देखो खाली सिंगल का वैल्यू हो होती रहा है, है क्या। जो ब्रैकेट मैं आपको बोल रही थी ना कि पहले वो खाली क्यों छोड़ रहे हूँ, तो वो खाली इसलिए हाँ छोड़ रहा है कि उसमें वैल्यू वो यूजर फिल करेगा। हाँ देखो अब इसको मैं चाहूँ, देखो अभी तो सिर्फ हमने ऐड किया है तो यहाँ पर शो हो गया है। अब मैं इसको एडिट करती हूँ ना, ठीक है, इसको एडिट कर रही हूँ। अब ध्यान रखना, वी आर लर्निंग की जगह मैं लिख रही हूँ आई एम टीचिंग, ठीक है। वी आर लर्निंग वर्ड्स को हटा के आई एम टीचिंग लिखते हैं। आई एम, पहले फंक्शनलिटी समझ लो फिर कोड समझा दूंगी। आई एम टीचिंग, ओके, ठीक है। अभी के लिए इतना लिखा मैंने, ओके क्लिक किया, आई एम टीचिंग हो गया स्टोर। यहाँ पर भी आई एम टीचिंग डिस्प्ले हो गया है ना, तो ये भी सेशन स्टोरेज में स्टोर हो गया। अब मैं जैसे डिलीट बटन पे क्लिक करती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एक और नोट्स हम स्टोर कर लेते हैं, तो एक पे डिलीट और एक पे एडिट हो जाएगा। दो नोट्स ऐड कर दिया हमने, ओके ओके, और ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे ये रहा, दिख रहा है नोट्स नाम की है, इसके अंदर 0 नंबर के इंडेक्स पे आई एम टीचिंग स्टोर है, 1 नंबर के इंडेक्स पे ये वाले स्टोर दिख रहा है ना। हाँ, दिख रहा है। देखो अब आपको एक और चीज समझ में आएगी कि नोट्स नाम की जो की है वो एक ही स्ट्रिंग में पूरा डेटा स्टोर कर रही है, ठीक है। एक ही स्ट्रिंग से, दैट मीन्स ये कि ये यहाँ पर देखो इस सॉरी एक ही अरे में स्टोर कर रही है, स्ट्रिंग गलती से बोल दिया, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एक ही अरे में डेटा स्टोर कर रही है, क्योंकि की है कि पहले मैंने इतना बड़ा पैराग्राफ लिख दिया, वो स्टोर हो गया स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखो ये डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ क्लोज हुआ, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर क्लोज हुआ, क्योंकि मैंने एक ही की के अंदर दो वैल्यू स्टोर कर रही है, इसलिए अरे के फॉर्मेट में स्टोर हो गई है, ठीक है। अरे में 0 इंडेक्स पे ये और 1 इंडेक्स पे ये क्लियरली बता भी रहा है। अब यहाँ पर हम एक पे डिलीट वाला बटन प्रेस करेंगे और एक के लिए क्लियर ऑल आइटम्स, ठीक है। तो पहले डिलीट वाले बटन पे क्लिक करते हैं, तो ये हो गया डिलीट, ठीक है। यहाँ से वो हट गया, जो 1 नंबर के इंडेक्स पे था वो हट गया। अब क्लियर ऑल पे क्लिक करते हैं, क्लियर ऑल पे भी क्या हुआ, सारे जो भी चीज थी की नोट्स वगैरह सब क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ की फंक्शनलिटी तो समझ में आ गई होगी, आया समझ में यहाँ का तो भी, है ना। हाँ। अब मैं एक और चीज और दिखा देती हूँ। ये मैंने ओके 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 स्टोर कर दिया, एड नोट यहाँ पर स्टोर हो गया। अब देखो मैं टेब को रिफ्रेश कर रही हूँ, हट रहा है नहीं हट रहा है, ये भी चीज समझ में आ गई होगी अब तो कि टेब जब तक ऑन है तब तक तो ये चल रहा है। हाँ। ये कहाँ हटा है ना, चलो अब ये भी समझ में आ गई। अब एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, एक मिनट, जैसे ही डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं, एक मिनट ना, इसको फिर से मैं बताती हूँ, मतलब वो चीज मैंने समझा दी है, यहाँ पर दिखाती हूँ आपको एक चीज। आपको पता चल रहा है यहाँ पर ना स्टेटस 200 दिख रहा है और इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है। सपोज अगर मैं ये जो ऐड करने की स्क्रिप्ट वगैरह अगर अलग से लिखती ना, तो यहाँ पर उस फाइल का नाम आ जाता, मतलब जावास्क्रिप्ट की फाइल का नाम आ जाता है। जिस तरह से ये अलग अलग फाइल्स के नाम आ रहे हैं ना, उस तरह से यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की फाइल का भी नाम आ जाता है। ये डिबगिंग का काम है, ये एक क्लास में ले लूंगी डिबगिंग करने, वैसे तो हम पीडी क्लास में सिखा ही देते हैं डिबगिंग। ये यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ये यूआई है ना, यहाँ पर टाइप हो रहा है, ये सब प्रीव्यू बता रहा है। यहाँ पर जो दिख रहा है ना उसका प्रीव्यू दिखा रहा है। मैं एक काम करूँगी, डिबगिंग की अलग से क्लास ले लूंगा, अभी अपन टॉपिक से नहीं हटते हैं, इस चीज को भी मैं हटा देती हूँ, एप्लीकेशन वाले चीज पे ही चलते हैं। ये नेटवर्क टेप जो है डिबगिंग में काम आता है। एक मिनट, नीरज सर ने बताया था। अच्छा हाँ वही तो बोल रही हूँ कि ये चीज पढ़ाई होगी उसमें, तो उसमें हम पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा है। ओके, इसको लिए फिर से हम कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करते हैं, हम चलते हैं उसके ऊपर एप्लीकेशन में जाने के लिए।
खुद सरकार अपने स्पेस भी बचा। ओके, अब हम चलते हैं फंक्शनलिटी की ओर। मतलब फंक्शनलिटी तो हमने देख चुकी है, सॉरी कोड की ओर चलते हैं हम। अब थोड़ा सा फास्टली देखेंगे हम क्या कर रहे हैं। देखो, आपने ये तो देखा होगा कि लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज में कोडिंग में तो कोई डिफरेंस नहीं आया, क्योंकि अगर आता तो मेरे सिर्फ लोकल स्टोरेज को खाली सेशन स्टोरेज वर्ड से रिप्लेस करने से प्रोजेक्ट नहीं चलता है ना, अगर डिफरेंस होता उसके कुछ भी लिखने में तो, है ना। तो चीजें लिखने में तो कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही उसकी फंक्शनलिटी में डिफरेंस है। डिफरेंस बस इतना है कि एक स्टोरेज हमारा लोकल है, मतलब सॉरी एक स्टोरेज हमारा परमानेंट है और एक स्टोरेज हमारा टेम्पररी है, बस इसके अलावा कुछ भी डिफरेंस नहीं है। जिसने लोकल स्टोरेज को अच्छे से समझा उसके लिए सेशन स्टोरेज बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पर फंक्शनलिटी में देखें, हमने 3 तरह के यहाँ पर बटन बनाए, सॉरी एक टेक्स्ट एरिया बनाया है जो कि जिसमें हम टाइप कर रहे हैं, और 2 तरह के बटन है जिसका नाम है एड नोट और क्लियर ऑल नोट्स। ये रहा एड नोट और क्लियर ऑल नोट्स, ठीक है। ये तो आपको HTML है जो कि समझ में आ रही होगी, आ रही है समझ में, यस है ना। हाँ। मैं मेरा एक डाउट था हाँ, कि यूजर को कैसे पता चलेगा कौन सा लोकल स्टोरेज है कौन सा, वैसे मतलब कौन से यूजर मतलब यूजर जो यूज मतलब करेगा उसको। उसको थोड़ी पता होगा कि डेटा सेशन स्टोरेज लोकल, ये तो डेवलपर का काम है कि उसके अकॉर्डिंग वो डेटा सेशन में स्टोर करवाना चाहता है या लोकल में। यूजर नहीं करेगा कुछ भी। जैसे आपको थोड़ी पता होता है कि एड टू कार्ट आइटम करने पे सेशन स्टोरेज में स्टोर हो रहा है, डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या फिर लोकल स्टोरेज में स्टोर हो रहा है। ये काम होता है डेवलपर का कि डेटा वो कहीं में स्टोर करवाना चाहता है। पर पायल दीदी, हम कंट्रोल शिफ्ट आई करके कोई सी वेबसाइट के लिए देख सकते हैं ना? नहीं, ऐसा आप सिर्फ मैम आइटम्स को देख सकते हैं, कोड को नहीं देख सकते। एक्चुअली होता ये है कि आप सोचते हो कि आपको कोड दिख रहा है ना, बट एक्चुअल में वो कोड होता नहीं है। जो रियल कोड है उसको वो एक टेक्निक होती है, उससे ऐसा कोड बना देते हैं जिससे कि हर कोई नहीं समझ पाता उस कोड को। फिर HTML समझ में आ जाती है, लेकिन बैकग्राउंड की जो प्रोसेस होती है ना जावास्क्रिप्ट है ना, की, वो नहीं समझ में आएगी। ओके। वो कोड को इनक्रिप्ट करने का तरीका होता है एक। हाँ। हाँ बोलो आप। उससे कोई कोड भी उनका कॉपी नहीं कर सकता है। हाँ, डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकता। देखो कुछ वेबसाइट्स होती है जो कि ज्यादा सिक्योरिटी के साथ नहीं चलती है, तो कुछ तो पब्लिकली कोड ऐसे ही डाल देगी, है ना। और कुछ वेबसाइट्स होती है ऐसी होती है जो कि कोड को इनक्रिप्ट करके डालती है। आपको दिखता है कि HTML टैग लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आप उसको पूरा जब समझने बैठोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें हम ये चीज पहले हमको भी नहीं पता थी। हम भी ऐसा सोचते थे कि हम उसको पूरा क्लोन कर लें। क्लोन कर सकते हैं, लेकिन उसको क्लोन करने के लिए भी रिवर्स इंजीनियरिंग टेक्निक होती है जो कि इनक्रिप्टेड कोड को भी डिक्रिप्ट कर करके दे देती है आपको। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या, फिर मैं आगे बढ़ूँ। नहीं। ओके, तो हम इस कोड के बारे में थोड़ा सा फास्टली देखते हैं, ठीक है, ताकि हमको कुकीज भी पढ़ना है इसके आगे। हम क्या कर रहे हैं, ये तो 4 चीजें समझ में आ रही होगी, ये तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। HTML है बकायदा, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, फंक्शन हमने लिखा, हमने बकायदा यहाँ पर क्या कर दिया, नोट्स लिख दिया कुछ भी, और जैसे एड नोट पे क्लिक कर रहे हैं तो एक फंक्शन कॉल हो रहा है। अब वो कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है वो हम वहाँ पर देखने वाले हैं। एड नोट पे एड नोट नाम का फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। अब ये एड नोट नाम का फंक्शन यहाँ बना हुआ है, ये भी हाईलाइट होकर दिख गया हमको। अब इसमें क्या किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और नॉट इनपुट वाले की आईडी ली। नॉट इनपुट कौन से वाले की आईडी है, इसी की आईडी है जो ऊपर लिखा हुआ है टेक्स्ट एरिया, है ना, इसकी आईडी ली है। और डॉट वैल्यू लिखा है। आप अब इतना तो बहुत बार प्रोजेक्ट बना चुके हो तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम ये सब लिखते हैं और पीछे डॉट वैल्यू लिखते हैं, इसका मतलब इस इनपुट फील्ड में जो भी वैल्यू एंटर करेगा पर्सन, वो वैल्यू हम गेट करना चाहते हैं और कहीं में स्टोर करा दिया हमने इस नॉट टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में। इतना क्लियर है, हाँ। है ना। ये तो समझ में आने लग गया होगा डॉट वैल्यू का क्या काम हो रहा है यहाँ पर। फिर हम चलते हैं यहाँ पर नॉट टेक्स्ट डॉट ट्रिम। ट्रिम नाम का एक फंक्शन होता है जावास्क्रिप्ट का, ये चेक करता है कि इसके अंदर क्या है। मतलब अगर जैसे कि कोई स्पेस होती है, ठीक है, ये फंक्शंस और मैं एक बार बता दूंगी, लेकिन अभी इतना शॉर्ट में बताऊंगी कि इसके अंदर जैसे कोई स्पेस होता है, ब्लैंक स्पेस, तो वो उसको हटा देता है, इरेज करके नॉर्मल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये मैं और बता दूंगी इसको बाद में, लेकिन अगर मैं इसको जनरली ऐसे ही एक्सप्लेन करूँ एक एग्जाम्पल के साथ तो बता देती हूँ। ज़्यादा डीप में उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि वो एक अलग ही फंक्शन है। एग्जाम्पल चाहिए मुझे, ठीक है। ये बताया था ना मैंने कि एक अलग फंक्शन है या मेथड है, कह सकते हैं ये स्ट्रिंग करती है। ट्रिम करना सिखाया या नहीं मैंने, स्ट्रिंग मेथड में सिखाया बताया होगा। है। तो फिर आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ भी कि हाँ आता है, नहीं आता है। आता है मुझे, तो ड्रीम से सारी एक्स्ट्रा स्पेस चली जाती है। हाँ, चली जाती। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखोगे तो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रही, डबल यूनिट कोमा के बीच में दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ पर। हाँ। अब हमने इसके ऊपर
ट्रिम स्ट्रिंगिंग अप्लाई कर रखा है यहाँ पर। ये रहा ओरिजिनल स्ट्रिंग जो थी, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हमने डॉट ट्रिम नाम की मेथड अप्लाई करी है। तो इससे ये क्या हुआ, ऐसी स्ट्रिंग आ गई जिसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस है वो हट जाता है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस हट गया, ये कंसोल करके देखा तो यहाँ पर आया हेलो वर्ल्ड, जो कि हाँ इसके बीच में वर्ड के बीच में यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस था वो हटा दिया। हाँ ये मेथड पढ़ाई है मैंने, हाँ अब याद आ गया मुझे भी। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, जो भी हमने सपोज यहाँ पर इनपुट फील्ड ये रही हमारी, इस पर अगर मैंने ऐसे दिया है और यहाँ पर बहुत सारे स्पेस दे दिया, फिर यहाँ लिख दिया, फिर बहुत सारे स्पेस दे दिया, सपोज किसी पर्सन ने ऐसे कर दिया, तो ये ना इसको कन्वर्ट वैसे ही कर देगा। देखो यहाँ पर मैंने टाइप कितना स्पेस दे दे के करा था, देखो लेकिन दिख रहा है यहाँ पर स्पेस ज्यादा नहीं दिख रहा है ना। आप यहाँ पर देखोगे कि मैंने बहुत सारा स्पेस दे के देखो ये स्ट्रिंग्स टाइप करी। अब जैसे मैं एड नोट पे क्लिक करूंगा, नहीं नीचे देखो नहीं है ना स्पेस, एक्स्ट्रा हट गया, ये ट्रिम मेथड के थ्रू हो रहा है। तो यहाँ ट्रिम हो गया और उसके बाद फिर हमने क्या करा, यहाँ चेक किया क्या इसके अंदर जो वैल्यू आई है वो एग्जैक्ट इक्वल टू इसके है, मतलब कि ब्लैंक स्ट्रिंग है एग्जैक्टली, अगर है तो हम अलर्ट दे देंगे प्लीज राइट समथिंग, मतलब ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं टाइप किया और एड नोट कर दिया, तो ये आ गया अलर्ट दिख रहा है। ओके आ गया, ये तो समझ में आ गया एड नोट का फंक्शन। और अगर यहाँ पर अगर क्या बोलते हैं खाली नहीं है तो ये कंडीशन के आगे चल जाएगा। और आगे हमने क्या करा है फिर इसमें सेशन स्टोरेज से क्या करा, आइटम को गेट करा, मतलब कि की को गेट करा नोट्स नाम की, और इसको फिर गेट करके इसमें नोट्स में स्टोर करवा लिया। फिर हमने इसमें आइटम को पुश करवाया, मतलब नोट्स डॉट पुश करके यहाँ पर एक जो भी आइटम इसके अंदर आ रहा है नोट टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है वो डॉट पुश मेथड क्या करती है, आपको याद हो तो नोट से एक ब्लैंक अरे क्रिएट हो गई है पहले तो, ठीक है। अब उस ब्लैंक अरे में क्या करेंगे हम, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइटम्स को गेट कर रहे हैं, मतलब पुश कर रहे हैं, सॉरी गेट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि अरे के अंदर हम आइटम्स को स्टोर करवाते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि मैं अकेले ही बताई जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कुछ। नो मैम आ रहा है। हम ना सिंपल सा एक ही चीज कर रहे हैं कि यहाँ पर नोट्स नाम की जो अरे बन गई है उसके अंदर डॉट पुश मेथड से आइटम को पुश कर रहे हैं। और कौन सा आइटम को पुश कर रहे हैं, जो कि इनपुट फील्ड में एंटर किया था, यहाँ पर हमने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर करवाया था। ओके इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब सेशन स्टोरेज आइटम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नोट्स नाम की हमने सेट कर दी, इसको जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जरूरी नहीं कि नोट्स ही लिखो, हम कीप नोट्स भी नाम दे सकते हैं, माई नोट्स भी नाम दे सकते हैं, ये आपको पता है कि हम कुछ भी लिख सकते हैं की, ठीक है। जो भी हम की यहाँ लिखेंगे वो की वहां पर बन जाएगी। अभी देखो मैंने ये लिखा, एक नई की जनरेट हो गई माई नोट्स, ठीक है। तो की हम कुछ भी बना सकते हैं, ये स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे यही किया है कि जो नोट्स हमने यहाँ पर पुश किए हैं उसको यहाँ पर स्ट्रिंगीफाई करके शो कर दिया। अब जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई भी एक मेथड होती है और जेसन डॉट पार्ट्स भी मेथड होती है, ये दोनों ही एक दूसरे का अपोजिट करती है। स्ट्रिंगीफाई और पार्ट्स मेथड, ये दोनों मैं आपको कब समझाऊंगी, जब आप जेसन पढ़ोगे। इसके बाद जब मैं जेसन उठा लूंगी एक बार टॉपिक, वैसे तो आपको जेसन से बहुत फेमिलियर हो चुके हो तो मुझे टाइम लगेगा नहीं पढ़ाने में, बता दूंगी बाद में कभी भी नेक्स्ट क्लास होगी जब, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि आइटम्स क्या हो गया, स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो गया यहाँ पर, जैसे कि ये स्टोर हो रहा है, ये आइटम स्टोर हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये आइटम स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमने फिर क्या, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नॉट इनपुट। अब नॉट इनपुट किसकी फील्ड है, देखो एक चीज ये है कि ये चीज ना भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन ये बस ये चेक कर रहा है कि इसके अंदर वैल्यू ब्लैंक तो नहीं है, बस ये चेक कर रहा है। और फिर हम बात करते हैं डिस्प्ले नोट्स को, यहाँ पर कॉल कर दिया। एड नोट करने पे आइटम्स क्या हो गया, सेशन स्टोरेज में क्या हो गया, स्टोर तो हो गया। फिर हमने अब हम जैसे यहाँ पर एड हो रहा है ना, यहाँ पर आइटम आप यहाँ पर डिस्प्ले भी करवा रहे हो, ठीक है। आइटम फेच करके डिस्प्ले भी करवा रहे हो, इसलिए हमने डिस्प्ले आइटम नाम का फंक्शन यहाँ पर कॉल किया, डिस्प्ले नोट्स नाम का। अब डिस्प्ले नोट्स फंक्शन की डेफिनेशन नीचे है, नीचे आते हैं। यहाँ पर क्या क्या है, जो भी आइटम हमने नोट्स नाम की में स्टोर करवाया था सेशन के अंदर, उसको यहाँ पर फेच कर लेगा, ठीक है। अब नोट्स नाम की का आइटम को फेच कर लिया। अब देखो यहाँ पर एक और चीज होगी, अभी के लिए मैं RF लिखा, ओके, एड नोट करा। ये ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि जो की है ना वो चेंज कर दी मैंने ऊपर, और नीचे जो फंक्शन है डिस्प्ले करवाने का उस पर नोट्स ही लिखा हुआ है, यही मैं इसीलिए देख के वापस से उसको ट्राई कर रही थी। देखो यहाँ पर जो नोट्स नाम की है वो इसी को फेच करेगा डेटा। अब आइटम कौन सा गेट करेगा, जो कि इसके अंदर यहाँ पर स्टोर है वो आइटम गेट करेगा।
आपने एक चीज नोटिस की, अगर की हो तो अच्छी बात है, नहीं की हो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ 4th नंबर का जो www जो दिख रहा है आर, ये यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ है, हाँ दिख रहा है ना? क्यों नहीं हुआ है, इसका कुछ समझ में आया? क्योंकि हमने वहाँ की चेंज कर दी थी। हाँ, वही बोलने वाली थी यहाँ पर, कि हमने यहाँ पे की चेंज करके गेट आइटम में जो की सिलेक्ट की वो सिर्फ नोट्स नाम की थी हमने, माई नोट्स नहीं की थी, इसलिए यहाँ पर डिस्प्ले आइटम नहीं हो रहा वो वाला। अब की सिलेक्ट हो गई, ये इसमें स्टोर हो गया, ठीक है। अब स्टोर होने के बाद हमने क्या किया, इस वेरिएबल का हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे, वो नीचे बताऊंगी मैं। अब हमने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से कंटेनर का रेफरेंस लिया। कौन सा कंटेनर है? ये वाला नोट्स कंटेनर, जिसमें हम आइटम डिस्प्ले करवा रहे हैं, मतलब कि इस कंटेनर की आईडी को रेफरेंस पे लिया है हमने और इस कंटेनर में स्टोर कर दिया। अब कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल से आपको पता है कि जो भी हमने ऊपर डिस्प्ले करवाने वाली वो सारी चीजें एचटीएमएल में राइट करवा सकते हैं। आपको अच्छे से पता है कि इनर एचटीएमएल क्या करता है, क्या करता है इनर एचटीएमएल? वहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, हाँ, और जो HTML भी इंसर्ट करवा हाँ सकते हैं टैग सहित। तो हम ये जो पता है, ये जो डीयू बना रहे हैं ना, ये पूरा एक कंटेनर है, पहले यहाँ से यहाँ तक तो एक कंटेनर है, इसके अंदर छोटे छोटे डीयू है, D1 D2 D3 इस तरह से डीयू का क्रिएट हो रहे हैं। तो ये डीयू हम मैन्युअली यहाँ पर नहीं लिख रहे, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है इसके अंदर, हम क्या करें, पूरा जावास्क्रिप्ट से HTML लोड करवा रहे हैं इसके अंदर। तो वो लोड कहाँ से हो रही है, ये है यहाँ से हो रही है, डीयू दिख रहा है आपको, इसके अंदर ही हमने यहाँ पर 2 डिलीट और एडिट बटन बना दिए हैं, और ये यहाँ पर पैराग्राफ राइट हो जाता है इसके अंदर। और ये नोट्स कहाँ से आ रहे हैं, ये नोट वो आ रहा है जो कि हमने वहाँ पर राइट किया हुआ है, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको। अब ये नोट अप्लाई कहीं पे हो रहा है पता है, ये नोट्स नाम का जो हमने अरे बनाया है, इस अरे के अंदर जितने भी नोट्स हैं, हमने देखा यहाँ पर कि अरे के फॉर्मेट में नोट्स में आइटम स्टोर हो रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ये नोट्स है, इसके अंदर देखो 1 0 1 2 3 अरे के फॉर्मेट में अलग अलग इंडेक्स पे आइटम स्टोर हो रहे हैं। इसका मतलब इस पे हम फॉर ईच मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि अरे के हर एक आइटम पे इटरेट कराने के लिए हम फॉर ईच मेथड अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर फॉर ईच मेथड अप्लाई हो रही है। अब हर बार आइटम क्या हो रहा है, इसके अंदर आ रहा है और फिर 0 इंडेक्स पे जा रहा है, फिर ये देख रहा है कि कंटेनर के अंदर डॉट इनर एचटीएमएल लगा है, इसका मतलब पहली बार में ब्लैंक है, पहली बार में कुछ भी नहीं है। तो दूसरी बार में जब लोड होगा तो ये क्या होगा, एचटीएमएल को लोड कर देगा उसके अंदर स्क्रिप्ट की वजह से। इतना क्लियर हुआ? डिस्प्ले हो गया आइटम। हाँ थोड़ा देखो ऐसा है, सिंपल सा है काम, जितनी बार जावास्क्रिप्ट यूज करोगे ना, सबको सिमिलर चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि इनर एचटीएमएल में कितना एक्सप्लेन करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, नहीं, क्योंकि मैं बहुत इनर बार समझा चुकी एचटीएमएल वो चीज समझ में आ गई है। ये नोट फॉर ईच, ये इनर एचटीएमएल में ही ले रहे हैं हम। हूँ। हाँ, हम लोग ना क्या कर रहे हैं, फॉर ईच मेथड आप लोग बहुत प्रैक्टिस करोगे तभी आपको समझ में आएगी, या फिर अभी तक नहीं आई तो सिंपल सा फॉर ईच मेथड का यूज करते हैं अरे की हर एक आइटम के पास हाँ इटरेट करने के लिए, मतलब कुछ ना कुछ काम करना है। हाँ और यहाँ पर अरे कौन है, अभी अभी के केस में अरे नोट्स हाँ है ना। तो इसके ऊपर हमने फॉर ईच मेथड लगाई। अब आप पूछोगे नोट क्या चीज है, आपने जब फॉर ईच मेथड लगाई होगी तो आपको पता होगा कि अरे के हर एक आइटम पे इटरेट करने के लिए हर एक आइटम को हम वेरिएबल में स्टोर करते हैं, हाँ और इसीलिए हमने नोट को एक वेरिएबल दे दिया है, जो कि हम कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है नोट लिखो, वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। हाँ तो यहाँ पर हमने नोट लिखा है, इसका मतलब नोट्स के अंदर जो पहले 0 नंबर की इंडेक्स का जो आइटम था वो इसके अंदर स्टोर हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम अंदर गए, इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स पे आया फर्स्ट टाइम पे। अब अंदर आए कंटेनर डॉट इनर एचटीएमएल, मतलब ये कंटेनर पहली बार में ब्लैंक है, पहली बार में कुछ भी स्ट्रिंग नहीं, और वाकई में जब पहली बार डिस्प्ले नोट्स कॉल होगा फंक्शन, देखो जब पहली बार में क्लियर होल्ड कर दिया हमने, पहली बार में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आइटम स्टोर ही नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर ये फंक्शन कॉल हो रहा है तब जाके यहाँ पर आइटम डिस्प्ले हो रहा है ना। हाँ तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहली बार में तो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे है ही नहीं, ड्यू भी नहीं दिख रहा है। एक्चुअल में वो ड्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो तब तक डिस्प्ले नहीं होगा जब तक कि हम आइटम ऐड ना करते, क्योंकि वो ब्लैंक है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है इसलिए। हाँ अब आया अगर आप चाहो तो इसको यहाँ पर क्लास देके सॉरी स्टाइल टैग लगा के, एट्रीब्यूट लगा के स्टाइल दे सकते हो, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, ठीक है। अब आपको आइटम्स यहाँ पर डिस्प्ले भी होंगे तो पता चल जाएगा। ये देखो ये पेरेंट ड्यू दिख रहा है, यहाँ पे जितनी बार आइटम ऐड करोगे ये ड्यू बढ़ता जा रहा है, ये ड्यू एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि वो वहां पर हमने कुछ आइटम्स ऐड नहीं करे। अब दिख रहा है ये ड्यू ब्लैक कलर का, ये पूरा एक ड्यू कंटेनर है। हाँ इसको हम दे देते हैं पैडिंग टॉप, तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। पैडिंग टॉप 30 पिक्सल, राइट में भी चाहिए, हाँ टॉप दिख गया
उसके बाद पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं हम इसको, 30 की जगह 20 दे देते हैं, इनफ है। और पैडिंग बॉटम भी दे देते हैं। अब तो नहीं आवाज आ रही ना मेरे आसपास से, सराउंडिंग नॉइज तो नहीं आ रही ना? नहीं। ठीक है, ओके। अब ये हमने दे दिया, ठीक है। ये थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है, ज्यादा ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है, पर ठीक है, 30 रहने देते हैं इसको। ठीक है, इसको आप अपने अकॉर्डिंग डिजाइन कर सकते हो। प्रोजेक्ट तो आपको मैं दे ही दूंगी, क्योंकि मैं अभी CSS पे ध्यान नहीं दे रही ज्यादा। बस ये आपको कंटेनर शो करवाने के लिए कि कंटेनर के अंदर ही है, बस अरे के हिसाब से डिव क्रिएट होते जा रहे हैं। जितनी बार एड करते जाओगे ये बढ़ता जाएगा डायनेमिकली, दिख रहा है। मैं चाहती तो स्टैटिक इसकी हाइट विड्थ सेट कर सकती थी, लेकिन इसलिए नहीं सेट करना है क्योंकि डायनेमिकली आप जितनी वैल्यूज को ऐड करोगे उतनी बार ऐड होता जाएगा ये, और ये बढ़ता जाएगा डिव, ठीक है ना, इस तरह से। इसलिए हमने इसको ज्यादा फिक्स हाइट विड्थ नहीं दी है। ये कीप नोट्स इसी तरह वर्क करता है कि आप जितना ऐड करते जाओगे नीचे ऐड होते जाएंगे नोट्स। अब इसको और अच्छे से डिजाइन जरूर करवाऊंगी मैं आपसे, पर सेशन स्टोरेज के साथ नहीं, लोकल स्टोरेज के साथ, क्योंकि सेशन स्टोरेज से तो इरेज हो जाएगा। लोकल स्टोरेज से आइटम ज्यादा टाइम तक स्टोर हो सकते हैं, मतलब परमानेंटली आप स्टोर करवा सकते हो। अब डिस्प्ले आइटम के बाद है डिस्प्ले आइटम कहाँ गया, ये रहा। अब डिलीट नोट्स है। डिलीट नोट्स आप खुद से समझोगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं होना है। डिलीट नोट्स में क्या होगा, आइटम्स को हम इरेज मतलब जो डिस्प्ले करवा रहे हैं आइटम्स को, उसको सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, वहां से हटा रहे हैं। क्या समझ रही हूँ? देखो एक बार आप समझ के देखो, कोई नहीं आएगा समझ में तो मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको थोड़ा सा खुद से समझना चाहिए और प्रोजेक्ट बना के देखना चाहिए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। वरना मैं अगर 10 बार भी चीजें समझा दूंगी ना तो भी आपको दिमाग में नहीं आएगी चीजें। आप ये सोच रहे होंगे डिस्प्ले आइटम को हर बार क्यों बॉटम में कॉल कर रखा है ना? किसी के माइंड में क्वेश्चन नहीं आया? देखो हर जगह हर फंक्शन में डिस्प्ले आइटम को कॉल किया क्योंकि ये नीचे वो विंडोज के वहाँ पे वो हो रहा है ना, क्या हो रहा है? सबसे नीचे जो लाइन है विंडो डॉट लोड, ऐसे ऑन लोड, ये यहाँ पे है। मतलब ये है कि ऑन लोड पे वो आइटम डिस्प्ले करवाना है। कोई से भी फंक्शन कॉल हो लेकिन डिस्प्ले आइटम कॉल हो, जैसे कि मैंने डिलीट किया तो डिस्प्ले डिलीट बटन कॉल हुआ, सब कुछ डिलीट हो गया, लेकिन फिर से जो बचे हुए आइटम है वो भी तो डिस्प्ले करवाने होंगे, इसलिए हर चीज के बाद हमने डिस्प्ले चीज करवाई। जैसे मैंने यहाँ हटाया, अब आइटम डिस्प्ले तो करवाने हैं ना हमको, ठीक है, तो ये भी एडिट हो गया, डिस्प्ले हो गया, बाकी आइटम्स भी डिस्प्ले हो जाएंगे। इसलिए डिस्प्ले इसको हर के बाद में कॉल करवाना जरूरी है। ऑन लोड पे भी कॉल इसलिए करवाया क्योंकि हम जैसे पेज रिफ्रेश किया वैसे ये डिस्प्ले आइटम कॉल हो गया, ठीक है। अब सपोज मैंने इसको कमेंट कर दिया अभी के लिए, है ना। अब इस केस में क्या हुआ, देखो मैं लोड कर रही हूँ तो आइटम डिस्प्ले हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे। देखो मैं पेज रिफ्रेश कर रही हूँ, यहाँ पर देखो हो रहे क्या आइटम डिस्प्ले? नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि ऑन लोड पे हमने कुछ भी लगाया ही नहीं है। हमने कब लगाया है, देखो हम एड नोट करेंगे ना तो डिस्प्ले हो जाएंगे, हो गए डिस्प्ले, लेकिन जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगी हट जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ऑन लोड पे लगाया ही नहीं है कुछ, इसलिए ऑन लोड पे लगाना जरूरी है कि जैसे ही पेज लोड हो वैसे ही सारे आइटम डिस्प्ले हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई, आई होप सो कि सबको समझ में आया होगा। बाकी लोग कहाँ हैं? क्लियर वाला आइटम्स है, इसके लिए भी फंक्शन कॉल किया हुआ है। आप ये दो चीज समझना, नहीं आएगा तो मैं इसको समझा दूंगी, और मैं इसके लिए भी 2-3 छोटे मोटे प्रोजेक्ट दूंगी। ये बड़ा प्रोजेक्ट है डायरेक्टली सेशन स्टोरेज के लिए, छोटे प्रोजेक्ट दूंगी ताकि हो जाएगा। आई थिंक मुझे कुकीज अब कल एक्सप्लेन करना चाहिए, बहुत टाइम ओवर हो चुका है। आप लोग इन दो की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कुकीज के लिए भी कल प्रोजेक्ट दे दूंगी, और फेच एपीआई भी हम कल ही पढ़ेंगे क्योंकि इससे बहुत ज्यादा टाइम जा रहा है फिर। और इन सबको मिलाकर ना फिर एक लास्ट में एक प्रोजेक्ट दूंगी मैं, आई थिंक होगा, इसमें नहीं होगा तो मैं बना दूंगी, ठीक है, जिसके अंदर ना आपको फेच एपीआई भी यूज करना रहेगी, साथ में आपको लोकल स्टोरेज भी यूज करना रहेगा। और एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दूंगी जिसमें फेच एपीआई और सेशन स्टोरेज यूज करना होगा, ठीक है। तो इन सब की बकायदा बहुत प्रैक्टिस होगी। अगर आपने मैंने प्रोजेक्ट्स दिए और आपने बना के देखे तो, और अगर नहीं देखे तो फिर आपके कॉन्सेप्ट आपके साथ ही रह जाएंगे, उसमें ना मेरा कुछ बिगड़ेगा ना किसी और का कुछ बिगड़ेगा, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम निकालो, प्रैक्टिस करो। पायल दीदी आज तो कोई प्रोजेक्ट नहीं दिया है ना? आज प्रोजेक्ट वही जो इन सब ने कहाँ बनाया, बाकी सबके बाकी है ना, अभी हाँ तो आपके ठीक अलावा किसी ने है, बनाया ही नहीं है। मैं भी वो रन बट हाँ करके योगिता, आप देख लूंगी। वो सब समझने के बाद ना आप ये जो प्रैक्टिस टास्क दिया है ना, हाँ इसको करने की कोशिश करना, ये
ओके। उस प्रोजेक्ट के नीचे ये है, ताकि आप लोग लॉजिक खुद से भी आप खुद से भी लॉजिक लगाओ, क्योंकि वो तो लगा के दिए हुए हैं सारे, हाँ। है ना। उस पर ट्राई करना और समझने की कोशिश करना, नहीं आएगा ना तो सबके डाउट्स क्लियर करूंगी ना, तब आपके भी कर दूंगी साथ में, ओके। है ना। ओके, आज मैम की क्लास हम यहाँ ओवर करते हैं। हाँ बोलो। आप बोलो। रिकॉर्डिंग डालोगे ना, मतलब शेयर करोगे ना? हाँ, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आप लोगों को। ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग देखो, मैं सेव करके देखती हूँ कि सेव हो जाए तो अच्छा है, वरना क्लास तो ओवर हो चुकी है ना मेरी।